हो गया, स्टार्ट हो गया। ओके, देखिए इस लेक्चर में अभी जितना भी हमारे क्वेश्चंस होंगे जीके जीएस हम कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। जीके जीएस हम कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में और हर एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा चीज भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद ये लेक्चर के बाद तुरंत ये पीडीएफ आपके मोबाइल में भेज देंगे, तो आपको सिर्फ बैठ के सुनना है, ठीक है। देखिए आपको बता दें, मैथ और रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप कॉपी पेन का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब जीके जीएस की बात आती है तो ध्यान रखना जीके जीएस को हमेशा जितना अच्छे से सुनोगे उतना अच्छे से आप लोगों को आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपका आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप सब लोगों को पता ही होगा कि 15 फरवरी से हमारा नया बैच चल रहा है ना। अभी 15 फरवरी से नया बैच चल रहा है। थोड़ा सा विवेकानंद जी को याद कर लेते हैं। विवेकानंद जी को याद कर लेते हैं। देखिए विवेकानंद ने क्या कहा था, क्या इनके शब्द हैं, ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। अब ये मत सोचना कि सर ये हिंदी लिखा है। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। कहने का मतलब अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कैसा भी अंधकार है, अंधकार का मतलब अंधेरा होना नहीं होता। अंधकार का मतलब जैसे मुख्य धारा से आप पिछड़े हो, या आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो उसका केवल और केवल एक ही रास्ता है, क्या, ज्ञान का प्रकाश। और ज्ञान का प्रकाश का मतलब है जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे आप लोग उतना ही आगे बढ़ेंगे। जितना ज्यादा ज्ञान होगा किसी भी फील्ड में, अगर आपको ज्ञान होगा जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कथन है किसका, स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। चलिए आज अब हम अपने प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न सबसे पहला हमारा ये कोई भी शुरू नहीं हो जाएगा, जो भी इसका आंसर देंगे ये 1 से लेकर 30 प्रश्न है। अपने कॉपी में 1 से लेकर 30 तक बना लीजिए, जो भी जिसका आंसर हो, कोई बताएगा नहीं, ठीक है। और किसी का आंसर अगर सही होता है गलत होता है तो टिक करेगा, राइट टिक करेगा या क्रॉस करेगा। तो 30 में से जिसके भी स्कोर लास्ट में होते हैं वो हमें बताएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाएगी, ठीक है। तो सब लोग केवल 1 से लेकर 30 तक बनाएंगे, 1 से लेकर 30 तक। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन। कोई भी आंसर नहीं बताएगा, ठीक है। अपनी कॉपी में सिर्फ लिखेगा और आंसर मैं बताऊंगा और बाद में फिर आप लोग उसको चेक कर लेना। कोई भी बहादुरी नहीं दिखाएगा, जो बहादुरी दिखाएगा वो गेट से बाहर कर दूंगा उसे, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन निकाय नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। अब आपको एक चीज बता दें, जहां पर नगर जुड़ा है, जहां पर भी नगर जुड़ा है, तो नगर का मतलब ही क्या होता है, सिटी। सिटी का मतलब क्या, शहर। और हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का शहरी यानी ऐसा प्रशासन जिसका ताल्लुकात शहर से नहीं है। तो इस प्रश्न को करने से पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था दी गई थी। पंचायती राज व्यवस्था दी गई थी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। और किसने दिया था, बलवंत राय मेहता ने। किसने दिया था बताइए, बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की थी। सबसे छोटी इकाई कौन सी, जरा बताइए, ग्राम स्तर में यानी ग्राम पंचायत। उसके बाद क्या है बताइए, खंड पंचायत। और उसके बाद क्या है, जिला पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत। और ग्राम पंचायत किस क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में, खंड पंचायत ब्लॉक के क्षेत्र में, और जिला पंचायत जिला के स्तर में। और ये तीनों के तीनों शहरी प्रशासन नहीं थे। ये तीनों के तीनों शहरी प्रशासन नहीं थे। ये कैसा प्रशासन थे बताइए, ग्रामीण प्रशासन। कैसा प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन, ठीक है। आप बोल सकते हो विलेज या रूरल बोल सकते हो। एक इस्तेमाल और शब्द आता है क्या, रूरल। ध्यान दीजिएगा 1952-53 के या 57 के लगभग में बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया था। पहला क्या था, ग्राम पंचायत, दूसरा क्या था, खंड पंचायत, तीसरा क्या था, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत जैसे को प्रधान चुनते ना आप लोग, और खंड पंचायत मतलब बीडीसी, और जिला पंचायत का मतलब डीडीसी, है ना। तो ये तीनों के तीनों प्रशासन शहरी नहीं थे। शहर के लिए आया था या तो नगर निगम या तो नगर पालिका, और या फिर आप बोल सकते हो कौन सा,
कौन सा? नगर पंचायत। अब बताइए क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन नहीं है? नगर पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम या नगर परिषद? तो मैंने क्या बताया था, जहां पर नगर रहेगा वो शहर का है, जहां पर नगर नहीं रहेगा वो कहां का है? गांव का। तो बताइए उत्तर कौन सा होगा? बी। यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का शहरी स्थानीय शासन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जिला परिषद। जिला परिषद कहां का है बताइए? ग्रामीण। आए समझ में? अगर आपके एग्जाम में ना आए, वहां पे ना आ पाए कि यार किसको आंसर लगाए, सिंपल सी बात है, जहां पर नगर जुड़ा रहेगा वो नगर का है, यानी नगर का मतलब क्या? सिटी का प्रशासन है। और इसको छोड़ दिया जाए तो हमारे 3 प्रशासन होते हैं, कौन कौन से? 3 प्रशासन होते हैं, कौन कौन से? जिला, खंड और ग्राम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। सभी लोग अपने आंसर चेक करते रहिएगा, ठीक है? सभी लोग अपने उत्तर चेक करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? ठीक है, आंसर नहीं बताएगा, सिर्फ अपना क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए और क्वेश्चन नंबर 2 में अपना आंसर देखिए और फिर सब लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा देता है? संविधान का प्रश्न है। और देखिए इसमें क्या दे रखा, 1853 का चार्टर अधिनियम, भारतीय परिषद का अधिनियम 1861 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इस प्रश्न को करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि याद है आप लोगों को 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 हमारे भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, जिसको सिपाही विद्रोह भी बोला गया था। क्या बोला गया था? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह भी बोला गया था। और यही विद्रोह हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। देखिए भारत के लोग 1857 की क्रांति को मानते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। काफी बार ये एग्जाम में आता है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। लेकिन ब्रिटेन के लोग इसे मानते हैं सिपाही विद्रोह, कि भैया हम वहां पे रूल करने गए थे और वहां के भारत के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, है ना? ये चीज है। अब आपको बता दें, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो 1858 में एक नियम आया था जिसको बोलते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। और इसमें एक बड़ा पद बनाया गया था, क्या? वायसराय। और हमारे भारत के पहले वायसराय कौन थे? हमारे भारत के पहले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और आगे चल के 1861 में एक विधान परिषद बनाया था, याद है ना? परिषद अधिनियम, एक विधान परिषद बनाया था। और आगे चल के महारानी ने ये बोला कि अगर भारत को चलाना है तो भारत के लोगों को विधान परिषद में जगह दो। तो उस समय हमारे भारत में एक छोटी संसद जैसा स्वरूप भारत में बन गया और लोगों को बजट में बहस करने का अधिकार मिल गया। 1861 के बाद जो अधिनियम आया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, लोगों को या आप बोल सकते हो विधान परिषद के सदस्यों को बजट में बहस करने का मौका मिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम परिषद को पहली बार के लिए बजट संबंधी मामलों पर चर्चा करने की अनुमति देता है? तो उत्तर क्या होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अच्छा, ऊपर लिखा है भारत परिषद अधिनियम 1861, तो आप समझ जाइएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 में तो विधान परिषद का निर्माण हुआ था, है ना? उस समय भारत के लोगों को इतनी पावर नहीं थी कि बजट में वह बहस कर सके। ठीक है, आए समझ में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति को भीतर भरा जाना चाहिए। कितने भीतर? तो इसका आप कोई बताएगा नहीं यार, होशियार ना बनो। ठीक है, तो ये देखिए आपको बता दें, कभी भी राष्ट्रपति का जो पद होता है वो अगर रिक्त हो जाए तो पहली बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उसकी जगह पर कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। कभी भी राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उसका कार्यभार संभालेगा उपराष्ट्रपति। मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मान लीजिए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो संसद का वरिष्ठतम सदस्य राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए
तो उस नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने महीने के अंतराल में कर देना चाहिए? तो आंसर क्या है? 6 महीने। कभी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल या राष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति की कुर्सी अगर खाली है और नए राष्ट्रपति को बुलाना है, तो नए राष्ट्रपति कैसे आएगा हमारे यहाँ पे? वंशानुगत आएगा कि चुनाव से आएगा? चुनाव से आएगा। कैसा चुनाव? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष चुनाव। तो वो चुनाव कितने महीने के भीतर हो जाने चाहिए? 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। अच्छा, ये प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे हो सकता है? ठीक है, क्या कंडीशंस होती हैं राष्ट्रपति के पद को रिक्त करने के लिए? तो उत्तर पहले क्या है? अगर वो मर जाए। ठीक है, इस प्रश्न में क्या बात है? कोई भी व्यक्ति मर सकता है। ठीक है, चलो ये अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये कर लो, है ना, मृत्यु। ये साधु को बोल दो, ये साधु चाहे खाना खा ले तो बुरा मान जाएगा। अगर उसको यही बोल दो कि महाराज प्रसाद ग्रहण कीजिए, अरे इतने उत्तम स्वर तुम्हारे, इतना अच्छा तुम बोलते हो, 2 रोटी एक्स्ट्रा खाएंगे। देखो, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो पद रिक्त होगा, या राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे तो रिक्त पद होगा, या राष्ट्रपति समय से पहले महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, या राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए तब उसका पद रिक्त हो जाएगा। आए समझ में? क्लियर है? चलिए, राष्ट्रपति का नाम आया है, देखिए यहां पे राष्ट्रपति का नाम आया है। तो एक चीज और देख लीजिए जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, राष्ट्रपति पूरे भारत में क्या लगाता है? आपातकाल लगाता है। देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत कौन सा आपातकाल? बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत बताइए राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 के तहत क्या लगाता है? वित्त आपातकाल, वित्त आपातकाल। ठीक है, अब प्रश्न ये बनता है, आपको बता दें, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह देश में आपातकाल लगा दे, और 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्त आपातकाल। तो बात ये है, एक प्रश्न आया था एग्जाम में कि जो भी आपातकाल लगता है क्या वो पूरे भारत में लगेगा या भारत के किसी एक हिस्से में लगेगा या दोनों? तो उत्तर क्या था? दोनों। ये जो भी आपातकाल है यह या तो संपूर्ण भारत में लगाया जा सकता है या भारत के किसी एक हिस्से में भी लगाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जब आपातकाल लगेगा तो पूरे भारत में ही लगेगा, या आपातकाल लगेगा तो एक हिस्से में ही लगेगा। राष्ट्रपति कंडीशन के हिसाब से पूरे भारत के एक हिस्से में भी लग सकता है आपातकाल और पूरे भारत में भी लग सकता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय संविधान का संरक्षक किया जाता है। तो इसको ऑप्शन के हिसाब से करना है, सब लोग अपना आंसर अपना लिखेंगे कॉपी में। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या राज्यसभा के सभापति। ठीक है, तो देखो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या बोल रहा है भारतीय संविधान का संरक्षक। भारतीय संविधान का संरक्षक हमारी संसद संविधान में कोई भी बदलाव करे, कोई भी संशोधन करे और वो नागरिकों के लिए या देश हित के लिए सही है या नहीं है, यह कौन तय करता है? मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संविधान के कौन होते हैं? संरक्षक, है ना। कभी भी अगर कोई संविधान संशोधन गलत होता है तो वो वही व्यक्ति बताता है जिसको कानून का ज्यादा नॉलेज हो। और कानून का ज्यादा नॉलेज किसको होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का। ना ये बताइए, भारत का सबसे बड़ा, भारत के मुख्य न्यायाधीश कहां पे बैठेगा? सुप्रीम कोर्ट में ना, सुप्रीम कोर्ट में ना। इसको क्या बोलते हैं? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब ये बताइए, पूरे भारत का मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं? एक ही होता है ना। तो पूरे भारत का मुख्य न्यायाधीश जो एक बनेगा, इसका मतलब उसका कार्यकाल भी अच्छा होगा, इसका मतलब उसे कानून की अच्छी नॉलेज भी होगी, है ना। तो वही बंदा तो बता पाएगा ना कि संविधान का संरक्षण कौन करेगा। यानी कभी भी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना। संविधान में कोई चीज सही है या गलत है ये भी कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में भी कौन तय करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? तो ऑप्शन है आपका वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर या कैबिनेट मिशन। तो आपको एक चीज बता दें, भारत में एक मिशन आया था जिसका नाम क्या है? कैबिनेट मिशन। जिसका मिशन क्या नाम था? कैबिनेट मिशन। जब हमारा भारत, जब अंग्रेजों को यह लगा कि भाई भारत को अब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी दो विश्व युद्ध झेल चुके हैं, तब उन्होंने क्या किया कि यह घोषणा कर दिया कि हम भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन अंग्रेज ये समझते थे कि जो भारत के लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और इतने बड़े क्षेत्र वाले भारत को, इतने बड़े जनसंख्या वाले भारत को भारत के लोग चला नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि हम आपके भारत को आजाद तो कर देंगे, लेकिन आजाद करने से पहले आपका संविधान बनवा जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप सक्षम नहीं हो अपना संविधान बनाने के लिए। तो इंग्लैंड से एक कमेटी आई थी जिसका नाम क्या है? कैबिनेट मिशन। यह भारत का संविधान बनवाने आई थी और हमारे भारत का संविधान किसके माध्यम से बनना था? संविधान सभा के माध्यम से। तो जब कैबिनेट मिशन आया तो हमारे भारत की संविधान सभा बनी और शुरुआत में कैबिनेट मिशन ने इसमें कितने सदस्य रखे? 389। लेकिन आ कितने पाए? 289। जब संविधान बन गया तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284। हम तो भूल गए थे कि हम चाय भी रखी है, तो ठंडी हो गई। रन मूवी देखिए, रन तो वो बिरयानी वाली, वो चाय पीते चाय से हाथ धो लेता है। चलिए तो देखिए, हमारे भारत की संविधान सभा के निर्माण की सिफारिश किसने की थी? कैबिनेट मिशन ने। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। आए समझ में? यहां तक पता चला? देखिए, आपको किसी भी एमसीक्यू को कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया बस नेक्स्ट, पढ़ लिया नेक्स्ट। इतने समय में तो कम से कम 50 कर डालते। ठीक है, कोई भी एक प्रश्न होता है ना तो उसके चारों तरफ देखिए कि क्या है। ठीक है, आपको बता दें, प्रश्न में एमसीक्यू ऐसे बनाए जाते हैं कि आपको सभी के सभी ऑप्शन सही लगेंगे। अब आपको बता दें, कुछ बच्चों का आंसर ये भी होगा, क्रिप्स मिशन, है ना? क्योंकि हमने पढ़ा था संविधान में, पर ये नहीं पता कि क्रिप्स मिशन को कहां लिंक करना है ना? अब देखो, अगस्त प्रस्ताव भी सुना था, है ना? इतिहास में यार, एक तो अगस्त प्रस्ताव भी सुना था, पर पता नहीं अगस्त प्रस्ताव क्या था, है ना? ये चीज है ना? चलिए, तो देखा आपने, आगे बढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया था? 44वें संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया था? तो पहले मैं आपको बता दूं, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन हुआ है 1978 में। और कौन सी पार्टी की सरकार में? बताइए। जनता दल। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ये हमारे भारत के क्या थे? ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। 44वें संविधान संशोधन के तहत इन्होंने एक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया था। सबसे पहले आपको मौलिक अधिकार की बात करते हैं। मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकार कितने थे? 7। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत एक मौलिक अधिकार को निरस्त कर दिया गया, तो हमारे कितने बच गए? 6। यानी वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। अच्छा, आपको बता दें, हमारे मौलिक अधिकार में एक था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। और ये कब हुआ? 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो ये क्या है? संपत्ति। यानी इसका आंसर क्या होगा? बी। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार, जो कि एक कौन सा अधिकार था? बताइए। मौलिक अधिकार था, और इसको परिवर्तन करके क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। और आगे चल के इसको अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? अनुच्छेद 300 का में।
अब प्रश्न आपको आयोग दो तरीके से पूछता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान का मतलब जब संविधान बना था तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब कानूनी अधिकार है। अब कानूनी अधिकार का मतलब यह है कि आपकी जमीन आपकी तब तक है जब तक सरकार चाहेगी, और सरकार ने अगर ये निश्चय कर लिया कि आपकी जमीन में कुछ ना कुछ बनाना है तो वो आपकी जमीन नहीं रहेगी। क्लियर है? चलिए, कहां जोड़ा गया इसको फिर कानूनी अधिकार को? अनुच्छेद 300 कानून। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? हमारे भारतीय मरुस्थल का कौन सी महत्वपूर्ण नदी है? ऑप्शन है ए लूनी, व्यास, कृष्णा या नर्मदा। लूनी, व्यास, कृष्णा या नर्मदा। तो आपको बता दें, सबसे पहला आया नाम है, किसका नाम आया है? भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है भाई? थार। अच्छा, इसका कितना परसेंट हिस्सा भारत में? 60%। 40% कहां पे है? पाकिस्तान में। थार के मरुस्थल में बहुत सारी झीलें पाई जाती है, जैसे आपने देखा होगा कौन सी? सांभर झील, और कौन सी? ढेबर झील। ठीक है, सांभर झील भारत की सबसे खारी झील है जहां से नमक निकाला जाता है। और राजस्थान की एक नदी है जिसका नाम क्या है? लूनी। और लूनी नदी आखिरकार जाके कौन से सागर में विलीन हो जाती है? अरब सागर में। लेकिन कौन सी खाड़ी में गिरती है? कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कहां पे गिरती है? कच्छ की खाड़ी में। ये एक महत्वपूर्ण नदी है भारत की, भारतीय मरुस्थल की। तो ये कौन सी नदी है? लूनी नदी। कहां से निकलती है? राजस्थान से। कहां को जाती है? गुजरात। और गुजरात में भी कहां विलीन हो जाती है? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में किसका पानी है? अरब सागर। ठीक है, आए समझ में? अच्छा, इसमें 2 नदियों का नाम और आया है, देखिए 3 नदियों का, नर्मदा और कृष्णा और व्यास। तो नर्मदा में हर साल प्रश्न बनता है। नर्मदा कहां से निकलती है जरा बताइए? अमरकंटक से निकलती है। और किस तरफ प्रवाहित होती है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कहां से प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से। कहां से? भ्रंश घाटी से। और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कौन सी खाड़ी में गिरती है? खंभात की खाड़ी में। कहां पे गिरती है? खंभात की खाड़ी में। और जब यह अरब सागर के जल से मिलती है, तो किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का। यह नदी, नर्मदा नदी, अपने साथ डेल्टा नहीं बनाती। अपने साथ क्या है? डेल्टा नहीं बनाती। और सबसे बड़ा कारण कि ये डेल्टा क्यों नहीं बनाती, यह मैदानी क्षेत्र से नहीं बहती। अगर यह मैदानी और जंगल झाड़ वाले क्षेत्र से बहे तो अपने साथ डेल्टा लेके जाए, लेकिन ये तो भ्रंश घाटी से बहती है। और भ्रंश घाटी में उसको कंकड़ पत्थर मिलता है, यानी जब ये पश्चिमी घाट की ऊंचाई से समुद्र में गिरती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर नीचे करती है। और वही कंकड़ पत्थर जब मुहाने में, समुद्र के मुहाने में इकट्ठा हो जाता है तो एक बाउंड्री जैसी बन जाती है, उसमें अरब सागर का पानी आता है और जाता है। इसी को बोलते हैं क्या? एस्चुरी। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन ना होता और इसी नदी में अगर मैं इन चारों नदी में से अगर मैं ये पूछ लेता कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सा क्या होगा? कृष्णा। बिल्कुल सही। इसमें कौन सा उत्तर होगा? कृष्णा। क्यों? क्योंकि कृष्णा पूर्व की ओर बहती है, और हमारी नदियां जो भी पूर्व की ओर बहती हैं डेल्टा तो वही बनाती हैं, है ना? क्योंकि मैदानी क्षेत्र मिल जाता है उनको। क्या? कौन सा क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7वें का? लूनी। अच्छा, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना था? बूढ़ी गंगा। भारत के किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से? क्या कृष्णा है, नर्मदा है, कावेरी है, या क्या है? गोदावरी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी। भारत की गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है? बूढ़ी गंगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दे, कृष्णा नदी के ऊपर कौन सा बांध बना है? नागार्जुन सागर बांध। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। भद्रा की सहायक नदी कौन सी है? तुंग। देखिए ध्यान दीजिएगा, तुंग और भद्रा दोनों अलग नदी हैं। जब दोनों मिलती हैं तो नाम क्या हो जाता है? तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा नदी किससे मिलती है? कृष्णा से। और जहां पर मिलती है वहीं पर संगम में एक डैम है जिसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। अच्छा, कावेरी नदी के बारे में यह पूछा जाता है कि कावेरी नदी
किन दो राज्यों के बीच में जल विवाद है? तो उत्तर क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक और कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अच्छा, संविधान का एक प्रश्न ये बना था कि अगर किसी भी दो राज्यों के बीच में जल विवाद है तो उसको कौन सुलझाएगा? जिसकी तरफ ज्यादा। अच्छा, जिसकी तरफ ज्यादा हो सुलझाएगा, है ना? इसका मतलब फिर बिहार को तो हम तोड़ देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे तो गंगा नदी है। केंद्र सुलझाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, आए समझ में? ये प्रश्न बने हैं, ये प्रश्न बने हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कावेरी नदी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि किन दो राज्यों के बीच की ये विवादित नदी है? तो उत्तर है कर्नाटक और तमिलनाडु। यहीं से संविधान का एक प्रश्न बन जाता है कि नदी जल विवाद कौन सुलझाता है, केंद्र या राज्य? तो उत्तर क्या होगा? केंद्र। अच्छा, केंद्र में भी कौन? सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही। कौन बोला? महेंद्र बोला। तुम कल ऑनलाइन देखे? तुम ही देखे महेंद्र कल? तुम देखे महेंद्र कल? एक महेंद्र नाम। अच्छा, तो ये महेंद्र थी भाई। मैंने इसको मैंने बोला हाँ ठीक है महेंद्र बोलिए, तो इसने बोला महेंद्र मत बोलिए। मेरे को धमकी जैसा लगा। अच्छा, तुम्हारा नाम फिर नहीं जान पाए, देख नहीं पाए। एक तो हमारी नेट क्वालिटी पुअर है ना, और जो लिख रहे थे वो नहीं। चलिए, तो ये चीज आप समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर 8वें का क्वेश्चन क्या होगा? 8वें क्वेश्चन क्या होगा? डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। देखिए क्या बोल रहा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH1, NH8, NH44 और NH11। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? NH44। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग तो अभी तक पूछते थे एग्जाम में, लेकिन आजकल एग्जाम में एक ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग पहले कहाँ हुआ करते थे? रोड में। अब राष्ट्रीय राजमार्ग पानी में भी होने लगे हैं, है ना? तो जल राष्ट्रीय राजमार्ग, जल राष्ट्रीय राजमार्ग पहला, राजमार्ग पहला। देखिए, जल राष्ट्रीय या जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग पहला कौन सी नदी में है? गंगा नदी में। अच्छा, यही जल का राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरा किसमें है? ब्रह्मपुत्र नदी में है ना, ब्रह्मपुत्र नदी में। अच्छा, अभी आप लोगों को पता होगा कि भारत का एक क्रूज 51 दिन की यात्रा में इसी जल मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से किसमें जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 में। ये कहां से है? बनारस से है ना, बनारस के अलावा बनारस से लेके कहां तक? डिब्रूगढ़ आसाम तक। टोटल कितने दिन की है और इसमें टोटल कितना किलोमीटर कवर करेगा? 3100 किलोमीटर, है ना? ठीक है, अब आपको बता दें यह टोटल कितने देश को कवर करेगा? 2 देशों को। पहले भारत से जाएगा ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश से फिर वापस कहां जाएगा? भारत में। क्लियर है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? NH44। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए क्या है। भारत के किस राज्य में लोनार झील है? अभी कोई उत्तर नहीं बताएगा, सिर्फ लिखो अपना, लिखो। क्या तुम चाय ला रहे? कृपया करके कोई भी उत्तर नहीं बताएगा, ठीक है? अपनी कॉपी में आंसर लिखो और लास्ट में मुझे बताएगा कि किसका क्या स्कोर है। चलिए देखिए, प्रश्न है भारत के किस राज्य में लोनार झील है? तो सबसे पहले आपको बता दें, जो ये लोनार झील है यह एक प्रकार की क्या है? क्रेटर झील है। एक प्रकार की क्या है? क्रेटर झील। क्रेटर झील का मतलब होता है, जहां से ज्वालामुखी, जैसे मान लीजिए जहां से ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी पहले कभी फटा होगा, फिर वह ज्वालामुखी शांत हो गया, तो पहाड़ जहां पर ज्वालामुखी का मुहाना होता है वहां पर एक गर्त टाइप हो जाता है, और ज्वालामुखी के बाद बारिश होती है। ज्वालामुखी के बाद क्या है? बारिश होती है, और वही बारिश का पानी ये मुहाने में जमा हो जाता है और पानी नीचे नहीं जा पाता, और यहाँ पे जो पानी जमा हो जाता है इस मुहाने में, इसी को बोलते हैं क्या? क्रेटर। अब क्योंकि पानी जमा हो गया तो क्या बोलेंगे इसको? झील। क्या बोलेंगे? क्रेटर झील। ये एग्जाम में आता है कि भारत की कौन सी झील एक ज्वालामुखी निर्मित झील है? तो उत्तर क्या होगा? लोनार। और आपको बता दें, यही झील लोनार झील ये उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील भी है।
पहले बहुत पुराने समय में जब हम लोग नहीं भी रहे होंगे तो उनका पिंड गिरा होगा, है ना, उनका पिंड गिरा तो गर्त बना और उसी गर्त से ज्वालामुखी भी निकल गया होगा। तो ये दोनों प्रकार की झील है, आपकी ज्वालामुखी निर्मित झील है और उल्का पिंड के गिरने वाली भी झील है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कहां पे है? महाराष्ट्र। कहां पे है? महाराष्ट्र। चलिए, बातें नहीं करेगा कोई भी। देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है क्या? चिलिका झील। कौन सी झील है? चिलिका झील। और चिलिका झील कैसी झील है जरा बताइए? लगून झील है। कैसी झील है? लगून झील है। हमारे देश में लगून झील देखिए आपको बताते समुद्र के किनारे किनारे मिल जाएंगी, जैसे चिलिका झील लगून झील है, पुलिकट झील लगून झील है, वेम्बनाड झील लगून झील है ना। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? उलर झील। इसमें कौन सी नदी का पानी आता है जरा बताइए? कौन सी नदी का पानी आता है? झेलम नदी का। भारत की लंबवत झील, भारत की लंबवत झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। भारत की लंबवत झील, लंबवत मतलब उत्तर से दक्षिण है, तो कौन सी झील है? लंबवत झील। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में? अच्छा ये तो हो गया। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है? वर्ष 2010, 2014, 2018 या 2006। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था? इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब हमारे भारत में कॉमनवेल्थ, इसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं इंग्लिश में, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और अंधाधुंध भ्रष्टाचार हुआ था। अंधाधुंध भ्रष्टाचार हुआ था। खैर भ्रष्टाचार तो होता ही रहता है, तो आम बात है। हमें ये पता लगाना है कि ये खेल आयोजन कब हुए थे, तो उत्तर क्या होगा? 2010, 14, 18 या 6। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2010। हमारे भारत में सन 2010 में कॉमनवेल्थ के गेम हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कोई आंसर नहीं बताएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न को जानने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमारे भारत के पहले राजनीतिक दल का नाम क्या है? आईएनसी। आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसकी स्थापना कब हुई है? 1885 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1885 में। किसकी हेल्प से हुई है? किसकी हेल्प से? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम के द्वारा हमारे भारत का पहला राजनीतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में निर्मित हुआ है, और इसका पहला अधिवेशन मुंबई के एक संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कहां हुआ था? मुंबई के एक संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और जब इसका पहला अधिवेशन हुआ था तो जो इसके अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भैया बातें ना कर, है रिश्तेदार है तो क्या हुआ, बातें करेगा? मैं भी दांत निकालना जानता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी का निर्माण कब हुआ था? 1885 में। किसके तहत? A.O. ह्यूम के तहत। कहां पे हुआ था? मुंबई में। कौन से कॉलेज में? संस्कृत कॉलेज में। टोटल कितने लोगों ने भाग लिया था? 72। इतना आप लोगों को बताना चाहिए। क्लियर है? आए समझ? ओके, अब थोड़ा सा इसी में और देख लो। दादा भाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय क्या चाहते हो आप लोग ये बताइए? आप लोग क्या शांति से सुन नहीं सकते? हाँ, मैं को पॉइंट आउट करके बाहर भेजना चालू करूं? नहीं ना? इधर देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन किया था किसने? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जो जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था का आकलन किया था, और इन्होंने ये बताया था कि भारत का जो प्राकृतिक संसाधन है, भारत का जो प्राकृतिक संसाधन है वो बह रहा है भारत से। कहां बह रहा है? यूरोप। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय का भी आकलन किया था उस समय। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था उस समय। हमारे भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपए। यानी एक साल में एक व्यक्ति कितना रुपए कमा रहा है? 20 रुपए। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, 13, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन बताना नहीं है। महेश अभी इस लेक्चर के बाद जाना और इतने इतने बड़े बड़े बोल्डर उठा रहा हूं, पत्थर जो यहाँ पे पहले आंसर बोलेगा ना माथा ताक के दूंगा, ठीक है? ये टेस्ट चल रहा है तुम्हारा। भारत का नेपोलियन संख्या किसे दी जाती है? समुद्रगुप्त को। तो इसका उत्तर इस आएगा और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हमारे प्राचीन इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा वंश है जो वास्तविक रूप से 16 महाजनपद का शासक था, आप बोल सकते हो राज्य था, जिसके बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य किसके बाद आया था? नंदवंश के बाद। किसके बाद आया था? नंदवंश। इसने अपने माता के नाम वंश चलाया। किसके नाम? माता के नाम वंश चलाया, ठीक है? माता का नाम क्या था? मूरा। माता का नाम क्या था? मूरा। चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे? गुरु कौन थे? चाणक्य। इसका एक नाम और था क्या? कौटिल्य। एक नाम और था क्या? विष्णुगुप्त। अच्छा एक चीज बता दें, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अच्छा अर्थशास्त्र किसकी किताब थी? राजनीति की, ठीक है? आया समझ में? अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसका दूत था, उसका नाम क्या था? मैगस्थनीज ने किसकी रचना की थी? इंडिका की। किसकी की थी? इंडिका की। क्लियर है? तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन में तमिलनाडु, केरला, गुजरात या कर्नाटका। तो आपको बता दें आज भी और प्राचीन समय में भी हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो मसाला हुआ करता था वो कहाँ हुआ करता था? केरल में। आज भी आपको बता दें केरल में बहुत सारी पहाड़ियां हैं जो अलग अलग मसाले के नाम से जानी जाती है, जैसे इलायची की पहाड़ी, लौंग की पहाड़ी, सौंफ की पहाड़ी, है ना? तो हमारे भारत में सबसे उत्तम क्वालिटी का मसाला कहाँ पे होता है? केरल में। केरल में ही कौन सी झील है? वेम्बनाड झील है। केरल में ही कौन सी झील है? वेम्बनाड। सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ का है? साक्षरता दर भी कहाँ का है? केरल का। लिंग अनुपात में मतलब समानता भी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है? और केरल के तट को क्या बोलते हैं? हाँ बताइए। मालाबार तट कौन से सागर में है भाई? अरब सागर में है, ठीक है? ओके चलिए, तो मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल। अच्छा गुजरात है। अच्छा गुजरात का बता दें तो गुजरात में सबसे ज्यादा क्या होता है? कपास। अभी की रिपोर्ट के हिसाब से गुजरात अग्रणी है। क्यों होता है? क्योंकि कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। कर्नाटक में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? गन्ना अनुसंधान केंद्र। अच्छा उत्तर प्रदेश में नहीं है गन्ना अनुसंधान केंद्र? कर्नाटक में महेश भूल गए सर? अरे कॉफी अनुसंधान केंद्र नहीं है कर्नाटक में। और बताओ कौन सा है? हड़िया बाबा अनुसंधान केंद्र, ये यहाँ पे। चलिए आप लोग अनुसंधान केंद्र लिखिएगा, भूल जाते हो तुरंत। अगला क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ये एग्जाम में काफी बार आया है क्योंकि इतिहास है अपना ये। तो आपको बता दें फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, अपना उत्तर लगाइए उसके बाद मैं बताऊंगा। फिरोज शाह, कोई बताएगा नहीं। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो आपको बता दें ये जो हमारा स्टेडियम है ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक है? क्लियर है? ये पहले एग्जाम में पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता। अब जो नए स्टेडियम बने हैं उनके बारे में पूछा जाता है ना? हमारे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विश्व का कहाँ पे है? गुजरात में। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, है ना? बातें नहीं करेगा। 16 नंबर जरा देखिए क्या है? भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? भारत में
लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? उत्तर कौन नहीं बताएगा? सबसे पहले कंसेप्ट समझिए। हमारे जो केंद्रीय प्रशासन होता है उस संस्था को क्या बोलते हैं? संसद। संसद के कितने अंग? 3। पहला क्या होता है जरा बताइए? राष्ट्रपति। दूसरा क्या है जरा बताइए? लोकसभा। ठीक है, तीसरा क्या है? राज्यसभा। तीसरा क्या है? राज्यसभा। अच्छा, संसद के सदन कितने हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग कितने हैं? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा में सबसे टॉप में कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है और सबसे सर्वोच्च पद भी होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर भी होता है। तो यहीं से ये उत्तर क्लियर हो गया कि भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। क्लियर है? आए समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को, वेनिस को, या कोचीन को, या सूरत को? ठीक है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप, वेनिस, कोचीन या सूरत? तो उत्तर हो जाएगा इसका क्या? कोचीन। क्या हो जाएगा? कोचीन। कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। जल्दीबाजी में मत लिखिए, इसलिए जल्दबाजी में लिखने की कोशिश मत कीजिए। अभी मैं तुरंत पीडीएफ कर दूंगा। ठीक है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन। अच्छा, अरब सागर में हमारे 2 तट हैं। ठीक है, एक तट कौन सा है? ठीक है, कोरोमंडल, कोंकण तट है। और दूसरा कौन सा तट है? मालाबार तट। ठीक है, यहाँ हमारी 2 खाड़ियां हैं। अरब सागर में हमारी 2 खाड़ियां हैं। एक कौन सा खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और दूसरी कौन सी है? खंभात की खाड़ी। ठीक है, खंभात की खाड़ी। तो ध्यान देना है, ये ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। और आपको बता दें, कुछ टेक्निकल फैक्ट्स जो होते हैं ना, वो आपका अध्ययन करने से ही आपको आएगा, किसी किताब में लिखा नहीं होता है वो, है ना। जब आप ढंग से मैप को देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो सभी लोगों को पता है, जिन छात्रों ने लवलेश सर या मेरी ज्योग्राफी क्लास ली होगी उन सबको पता है कि नंदा देवी हमारा कहाँ पे है? उत्तराखंड। अच्छा, नंदा देवी उत्तराखंड में है। त्रिशूल कहाँ पे है? उत्तराखंड में। यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, है ना। चलिए अब एक चीज और बता दें, जम्मू कश्मीर के उत्तर में जाओगे तो हमारा कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर। लेकिन ये अब किस में आता है? लद्दाख में। सिक्किम में क्या है हमारा? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। और यहीं पर सिक्किम में हमारे 2 दर्रे भी हैं। कौन सा? नाथुला और जेलपला। ठीक है, आए समझ में? अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में हमारा कौन सा दर्रा है? अरुणाचल प्रदेश में हमारा कौन सा दर्रा है? दाफला दर्रा, देहांग दर्रा। उसके बाद क्या है? गुमला दर्रा। यहाँ पर कौन सी नदी प्रवेश करती है? दिहांग नदी, जिसको बोला जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। अरुणाचल प्रदेश और चाइना में सीमा बनाने वाला जो चोटी है, पर्वत है, उसको क्या बोलते हैं? नामचा बरुआ। क्या बोलते हैं उसको? नामचा बरुआ। अरुणाचल प्रदेश से कितने देश अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश से कितने देश अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं? 3 देश। तो बोल रहा है 3 देश। ब्रह्मपुत्र, ये भूटान को भूल गया क्या? भूटान। और कौन सा है? चीन। और क्या सा है? म्यांमार। समझे? आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहां पे स्थित है? अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है, ठीक है। अच्छा एक चीज बता दें, कभी कभी क्या होता है, प्रश्न आपको देखने में उत्तर कुछ और लगेगा, वास्तविक उत्तर कुछ और होता है। पता है क्यों? देखिए, क्वेश्चन आयोग जब डालता है ना, तो आयोग के हिसाब से क्या उत्तर है वो आपको डालना है, ना कि अपने हिसाब से। देखिए, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहां पे स्थित है? अब आप यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। नेपाल भारत, नेपाल तिब्बत, नेपाल या भारत, ठीक है महेश? नेपाल भारत, ओके। ये क्वेश्चन आया था ना पेट में इस प्रकार का, है ना, माउंट एवरेस्ट, है ना। तो आते हुए भी गलत करके आ गए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। ये प्रश्न भी कंफ्यूजन का है। मैंने क्या बताया कि आयोग जो उत्तर मानता है ना, वही उत्तर सर्वमान्य रहेगा। इस उत्तर को बताने से पहले अपना उत्तर लिख लीजिए कॉपी में, है ना, नहीं तो बाद में होशियारी दिखाओगे।
सब लिख लो अपना उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका उत्तर क्या होगा, लिख लो अपना। ठीक है, लिख, कहां लिखा बता। इसका उत्तर भारत है। इसका उत्तर क्या है, भारत। आप तो कंफ्यूजन में हो ना, कंफ्यूजन हो कि नहीं। आयोग जो क्वेश्चन मानेगा, उत्तर मानेगा, वही हमें देना है, ध्यान देना है। ठीक है, मैप में आपको लगेगा कि यार नेपाल और भारत में है कंचनजंगा, लेकिन हम एक तरफ हमारा प्रश्न ये भी तो है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। तो कहां पे होगी, भारत में। उसका आंसर डी है, ए नहीं है। समझे, अब गलत कर लेना अपना, कोई नंबर नहीं देगा इसमें अपने आप को। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, भारत। ठीक है, ध्यान देना, कोई भी एग्जाम दे दो, आयोग यही मानेगा, भारत मानेगा, नेपाल भारत मत कर देना। हालांकि स्थित है नेपाल और भारत के बीच में ही, लेकिन हम क्यों बोलते हैं कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, कंचनजंगा। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे जरा प्रश्न देखिए क्या है। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, उत्तर है आपका विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप या कांडला। ठीक है, अरे अपना क्वेश्चन लिखो, बताओ मत। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप या कांडला। तो इन ऑप्शन में से उत्तर क्या हो जाएगा, कांडला। क्या हो जाएगा, कांडला। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कांडला। ठीक है, तो जो भी आपका उत्तर गलत हो गया ना, तो चुपचाप से नंबर कम कर दीजिए, होशियारी मत दिखाइएगा। आगे देखिए, उगाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है। उगाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है। तो देखिए क्या, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। उगाई सिंचाई परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, आपने जो भी उत्तर किया हो, इसका उत्तर क्या है, गुजरात। इसका उत्तर क्या है जरा बता दीजिए। इसका उत्तर है गुजरात। गुजरात में उगाई बांध परियोजना चल रही है। ठीक है, गुजरात में उगाई बांध परियोजना चल रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, डी। आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई है। यानी क्या बोल सकते हो, इसरो ना, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है, कब हुई है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई है वर्ष 1969 में। अब मान लो अगर कभी आपको याद ना हो 69, 73, 74 कब हुई है, तो देखो वर्ष कौन सा है, 1969। इससे एक साल पहले कैप्टन सर का जन्म हुआ है। ठीक है, इससे एक साल पहले कैप्टन सर का जन्म हुआ था 1968 में। तो 1968 के नजदीक कौन है, 1969। इसी को याद कर लीजिएगा, यही ट्रिक है, समझे। चलिए, तो 1969 में हमारे भारत की स्पेस एजेंसी जिसका नाम क्या है, इसरो। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय किस जगह पे है। इसको इसरो बोलते हैं ना, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का मुख्यालय किस जगह पे स्थित है। तो उत्तर लगा लो अपना, जल्दी से उत्तर लगा लो, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उत्तर लगा लो अपना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बैंगलोर। बैंगलोर में हमारे इसरो का मुख्यालय है, और बैंगलोर को ही क्या बोलते हैं, भारत का क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली। भारत का सिलिकॉन वैली बोलते हैं किसको, बैंगलोर को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, उदय शंकर किससे संबंधित है। उदय शंकर किस संबंधित है, नृत्य, गाना, संगीत या तलवारबाजी। तो उदय शंकर संबंधित है नृत्य से। किस संबंधित है, नृत्य से। तो ये आपका उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। तो आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा था, और इसका समय क्या है लगभग, बताइए, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आए समझ में, सिंधु घाटी सभ्यता जहां से हमारा इतिहास शुरू होता है हमारे भारत का। तो देखिए कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान है। देखिए आपको बता दें, लाहौर का तो हमने जिक्र सुना ही नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में। बनास का सुना है, सिंध का सुना है, लेकिन आपको बता दें सबसे पहला
स्थल जो खोज निकाला गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो क्या था? हड़प्पा में। और ये कहां पे है बताइए? पंजाब में है। लेकिन कौन से वाले पंजाब में? पाकिस्तान वाले पंजाब में। तो इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन क्या, आंसर क्या रहा आपका? हड़प्पा। यानी कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में है? तो उत्तर क्या होगा? हड़प्पा। ठीक है। अच्छा, भारत में कौन कौन सा है जरा बताइए? हिंडन है ना, आलमगीरपुर, और कौन सा है? दायमाबाद, और क्या है? रोपड़, राखीगढ़ी है ना, और था यहाँ पे सुरकोटसा करके, सुतका गिरनौर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने? सबको पता है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, है ना। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण थोड़ी था, वो टंगा रहता था ऐसे, है ना। सेब अगर गिरा, जब अगर वो उस पेड़ के नीचे नहीं बैठता तो सेब टंगे रहते, वो नहीं गिरते। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है? न्यूटन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे जरा देखिए क्या है इसका। भारतीय मानक समय आधारित है। भारत का मानक समय किस पर आधारित है? हमारा जहां से हमारे भारत का मानक समय लिया था, यानी पूरे भारत का एक समय, तो वह कौन से देशांतर पर? जरा बताइए। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीएमटी से कितना समय आगे है हमारा? 5.5 घंटा। हमारे भारत का समय जीएमटी यानी ग्रीनविच टाइम मेरिडियन से 5.5 घंटा आगे है। क्लियर है? आए समझ में। और हमारे भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में? आपको बता दें हमारे कितने पूर्वोत्तर राज्य हैं? 7। 7 सिस्टर बोलते हैं ना। अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश हमारे सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। राजस्थान पश्चिमी में है, उत्तर प्रदेश मध्य में है, पंजाब उत्तर में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 वाला, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? देहरादून। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित कहां पर है? देहरादून में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको पढ़ाया था संविधान में कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें कितने सदस्य थे टोटल? 7। और इसका काम क्या था? संविधान का ढांचा बनाना। और भारत के संविधान का जनक किसे बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जहां से हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा।